अग्रिमसत्रम् अचिरादेव आरभ्यते। अत्र सज्जतायाः प्राक् अमृतमहोत्सवसम्बद्धतया एकं लघु PPT वर्तते। तस्य विषये अस्मच्छात्रः निरञ्जनः किञ्चित् विवृणोति। वयं सर्वे तस्य आस्वादं स्वीकुर्मः। अचिरादेव अग्रिमसत्रम् आरभ्यते। नमस्ते सदा वत्सरे मातृभूमि त्वया हिन्दुभूमि सुखं वर्धितोऽहं। महामंगले पुण्यभूमि त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। साध्यक्षाय सभाय नमः। अधिमञ्चम् उपस्थितान् सर्वान् विद्वजनान् सादरं प्रणमामि। सम्मिलितया वयम् अत्र भारतस्य अमृतमहोत्सवान्तर्गे आयोजिते अस्मिन् कार्यक्रमे इति अहोभाग्यमस्माकं। स्वतन्त्रस्य अमृतमहोत्सवः भारतस्य सामाजिक सांस्कृतिक राजनैतिक आर्थिक परिचयस्य प्रतिबिम्बम् अस्ति। आज़ादी का अमृत महोत्सव इत्यत्र यात्रा अधिकारिकतया 21-20सहस्रतमे वर्षे मार्च मासस्य 12 दिनाङ्के साबरमती आश्रमे आरब्धः, यदा पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी भारतस्य स्वतन्त्रस्य 75 वर्षाणां 75 सप्ताहानाम् उत्सवस्य शुभारम्भं कृतवान्, तथा च 75 सप्ताहानां विपरीतगणना 75 यावत् अभवत्। भारतस्य स्वतन्त्रदिवसस्य वार्षिकोत्सवः अपि आरब्धः अस्ति। अत्र एकवर्षेण अनन्तरं 23-20सहस्रतमे तमस्य वर्षस्य आगतमासस्य 15 दिनाङ्के समाप्तं भविष्यति। आपल्या भारताची 75 वर्षे आणि तेथील लोकांशी गौरवशाली इतिहास, संस्कृती आणि कर्तृत्व साजरे करण्यासाठी भारताच्या स्वतंत्र सरकाराचा आझादी का अमृत महोत्सव त्याच्या पूर्व डिझाईन केलेल्या या 5 स्तंभांच्या सहाय्याने भारतासाठी एक दूरदर्शी मार्ग तयार करण्याचा प्रयत्न करतो। ते 5 स्तंभ म्हणजे स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष, 75 वर्षे कल्पनेची, 75 वर्षे उपलब्धीची, 75 वर्षे कृती आणि 75 वर्षे संकल्पनेची। या स्तंभाच्या सहाय्याने भारताच्या स्वातंत्र्याच्या महान प्रवासाची उजळणी स्मरण केले जाते। त्यातील पहिली थीम म्हणजे फ्रीडम स्ट्रगल। सरकारने काढलेल्या या 5 थीममध्ये पहिला फ्रीडम स्ट्रगल म्हणजेच स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष। या थीममध्ये सुब्रमण्य भारती, भगतसिंग, मातंगनी हाजरा, तात्या टोपे अशा बऱ्याच क्रांतिवीरांचे पोस्टर चेन्नई एअरपोर्टवरती लावण्यात आले। आझादी का अमृत महोत्सवातील 75 वर्षाची कल्पनेची या दुसऱ्या थीम अंतर्गत उत्तर रेल्वेची बैठक, स्वतंत्राच्या अमृत महोत्सवांतर्गत माजी केंद्रीय जल ऊर्जा आणि सामाजिक न्याय समीक्षकरण मंत्री आणि अंबाला लोकसभा खासदार श्री रतनलाल कटारे यांच्या अध्यक्षतेखाली उत्तर रेल्वेची बैठक आयोजित करण्यात आली, ज्यामध्ये हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू येथील रेल्वेच्या सुविधा, काश्मीर आणि चंदीगडवरच्या चर्चा झाली। त्यात अधिकारी आणि खासदारही सहभागी होते। तसेच काशी आणि तमिळ संगम 17 नोव्हेंबर 2022 ते 16 डिसेंबर 2022 काशी आणि तमिळ संगम हा भारत सरकारचा आझादी का अमृत महोत्सवचा एक भाग म्हणून आणि एक भारत श्रेष्ठ भारतच्या भावनेने चालणारा देण्यासाठी हा उपक्रम राबवण्यात आला। फेस्टिवल ऑफ युनिटी 25 ऑक्टोबर 2022 ते 31 ऑक्टोबर 2022 स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या राष्ट्रीय एकात्मतेत महत्त्वाची भूमिका बजावणारी दूरदर्शी स्वतंत्र सैनिक नेते सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त 2014 पासून दरवर्षी 31 ऑक्टोबर रोजी एक राष्ट्रीय एकता दिवस म्हणून साजरा केला जातो। स्वातंत्र्यानंतर अनेक संस्थानिकांना भारतीय संघराज्याच्या सामील होण्यासाठी त्यांचे योगदान विशेष उल्लेखनीय आहे। यावर्षी हा विशेष दिवस पुढे नेत आझादी का अमृत महोत्सवाच्या अंतर्गत आठवडाभर चालणारा एकता महोत्सव आयोजित करण्यात आला होता। माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी स्वतंत्र भाषणात व्यक्त केलेले पंचप्राण भाग असलेले एकाच्या प्राणाशी सुसंगत कार्यक्रमाची कल्पना केली आहे। अग्रिम धारा समुद्र मंथन 8 नोव्हेंबर 2022 ते 10 नोव्हेंबर 2022 AICTE मधील शिक्षण मंत्र्यांचा भारतीय ज्ञान प्रणाली विभाग सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या सहकार्याने आपल्या देशात अस्तित्वात असलेल्या अत्याधुनिक ज्ञान परंपराबद्दल नागरिकांना प्राचीन भारतीयांच्या बौद्धिक मालमत्तेची ओळख करून देऊन जागृतीकरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतो। यासारख्या अनेक योजनांच्या मदतीने भारताला अधिक उंचीवर नेण्यासाठी आतापर्यंत काय साध्य केले आणि त्याचे महत्त्व काय आहे याची आगामी काळात काय साध्य करता येईल यावर मुख्यत्वे लक्ष केंद्रित केले
आणि हा महोत्सव भारतातील लोकांसाठी समर्पित आणि त्यांच्या भारताला उत्क्रांतीच्या प्रवासात इथेपर्यंत नेण्याची महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. आणि ते आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे भारत 2.0 हे ऊर्जावान बनवण्याचे ध्येय साध्य करण्यासाठी सक्रिय भूमिका बजावत आहेत. एक योजना म्हणजेच आत्मनिर्भर भारत. इत्युक्तहं विरमामि. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. वयम् अग्रिमसत्रं प्रति गच्छामः. अहं गणपति हेगडेवर्यान् नितीनकुमारवर्याञ्च निवेदयामि यत् ते उज्ज्वला चक्रदेववर्याः पुनः लक्ष्मीनिवास पाण्डेवर्यैः सह अत्र मञ्चमारोहन्तु इति जानीवर्यानपि मञ्चमारोढुम् अहं निवेदयामि. भारतीयसंस्कृतेः नवपरिप्रेक्षणे विकासयात्रा एकदिवसीयः बौद्धिकसंवादः. अस्य समापनसत्रे वयं सर्वे समवेताः स्मः. उपस्थितानां गण्य जी का अनुमोदन से मैं इस कार्यक्रम का आरंभ करना चाहता हूँ. कोलीपलैस्तृप्यति कौसलेयः रोगापहो द्वेषमपाकरोति नानाबुधैः सेवितधर्ममूर्तिः केयूरहैमद्युतिजो बभासे. भगवतः श्रीरामस्य पदयोः प्रणततिः विनिवेद्य कार्यक्रमस्य अस्य आरम्भे स्वागतं व्याहर्तुं डॉक्टर गिरीश बी जानीवर्यान् निवेदयामि. नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यो नमो नमः. आज का अलौकिक कार्यक्रम जो हमने अनुभूति की उसका ये सत्र है, समारोप सत्र. विद्यार्थियों के साथ जुड़ कर के विद्या की बात हो, विद्या का संबंध जीवन के प्रत्येक अंग के साथ, प्रत्येक विषय के साथ जुड़ कर के परिचर्चा हो, और जो पूर्व परंपरा से हमें मिल रहा है, एक दाय, बौद्धिक दाय मिल रहा है, एक इनहेरिटेंस मिल रहा है, एक विरासत जो मिल रही है, उसके बारे में भी हम अपने आप को सन्नद्ध करें, अपने आप को काबिल बनाएं, योग्य बनाएं, और नूतन परिप्रेक्ष्य के अंदर इसको हम समझ सकें. इस दृष्टिकोण से जो आज का ये कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम का पूरा आयोजन जिस प्रकार से केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने पूरा बनाया है, एक बड़े व्यापक पैमाने पर, सबसे पहले उस महाविद्यालय, उस विश्वविद्यालय को मैं नमस्कार करता हूं और उनके कुलगुरु जी को खूब नमस्कार करता हूं. सर, ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त कार्य था कि इसको इस प्रकार से पूरे भारत में अलग अलग शहरों में अलग अलग समय पर अलग अलग विषयों को लेकर और अलग अलग विशिष्ट प्रतिभा के धनी ऐसे लोगों के द्वारा इस वस्तु को अंजाम देना. संस्कृत के कार्यक्रम हो और संस्कृत के विद्वान जुड़े, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन संस्कृत के कार्यक्रम के अंदर इंटरडिसिप्लिनरी जो कंसेप्ट है, जिसमें संस्कृत के अंदर उन तज्ञों के विद्वानों की विद्या की हमें ज़रूरत है. उदाहरण के लिए कोई विज्ञान का विद्वान है, कोई समाजशास्त्र का विद्वान है, इतिहास का विद्वान है, या वास्तुकला के विद्वान है, तो उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा के बारे में जो पाया है, उन्होंने शिक्षा के तत्व को जिस प्रकार से समझा है, उनका भी हमें ज्ञान का लाभ हो, उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो. ये सारी चीज़ को देखते हुए जो भारतीय विद्या भवन का हमारा मुद्रा लिख रहा है, आनो भद्राहा क्रतवो यंतु विश्वतः, ये आज मुझे फलित बहुत होता दिखाई देता है कि अलग अलग क्षेत्र के विद्वान यहाँ पर आकर के उन विषयों को हमारे सामने रख रहे हैं और हमें और अधिक इसके बारे में तैयार कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं कि आपके सामने जो ये एक प्रयोजन है, इसको आप ठीक तरह से समझिए और इसको आप आगे बढ़ाइए. आज के कार्यक्रम के अंदर अपने अत्यंत व्यस्त समय में से भी समय निकालकर SNDT यूनिवर्सिटी की कुलगुरु यहाँ पर पधारी हुई है. आपको बहुत बहुत नमस्कार करते हैं मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम आपके यहाँ उपस्थिति से एक अलग ही प्रकार के लेवल पर पहुँच जाता है, ऐसा हम बिल्कुल समझते हैं, क्योंकि हमें मालूम है. केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का ही मुंबई परिसर, सोमैया परिसर, उनके डायरेक्टर लक्ष्मी निवास पांडे जी, प्रोफेसर लक्ष्मी निवास शास्त्री जी, आप यहाँ पर आए हैं. हमारे लिए आनंद दो प्रकार से है कि एक शास्त्र, अनेक शास्त्र के विद्वान, और साथ में ये मुंबादेवी संस्कृत महाविद्यालय जो है, भारतीय विद्या बोर्ड का प्रथम अंग, जिसकी स्थापना मुंशी जी ने 1938 में भवन की स्थापना की और
1939 में मुंबादेवी संस्कृत की स्थापना हुई। तो ये वरद हस्त आप दोनों विद्वानों का हमारे विद्यालय को और अधिक से अधिक प्रगति प्रकर्ष करने के लिए होता रहे, ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। और आप यहाँ पधारे हैं, आपको बहुत बहुत नमस्कार करते हैं और दिल से स्वागत करते हैं। ये पूरे कार्यकलाप को अखिल भारतीय स्तर पर जिन्होंने कोऑर्डिनेशन करके सारे के सारे विद्वान मंडली को और कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में रखा हुआ है, ऐसे हमारे जैन साहब, इनको भी मैं बहुत बहुत दिल से डॉक्टर नितिन कुमार जैन जी को स्वागत करता हूं उनका, और उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और बहुत बहुत थैंक यू सर। और वैसे तो हमारे लघु बंधु हैं डॉक्टर हेगड़े जी, लेकिन यहाँ पर मुझे ये बोलने में बिल्कुल कोई संकोच नहीं है कि बहुत छोटी उम्र के अंदर इतनी बड़ी जिम्मेदारी इन्होंने इतनी सलीके से, इतने अनायास रूप से और भरोसा करते हुए अपने कलीग के साथ, अपने छात्रों के साथ, अपने अधिकारियों के साथ बड़े प्रेम से जो इसको आकार दिया है, वो वाकई में बहुत काबिल तारीफ़ है। हेगड़े जी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से ये आज के समारोह जो कार्यक्रम है उसके विद्वानों को, पूजनीय हमारे अतिथियों को नमस्कार करते हुए मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे संचालक जी को निवेदन करता हूँ। नमो नमः। धन्यवादाः। सम्प्रति सभासदानां सभ्यानां सम्माननस्य कार्यक्रमः। अहं कुलपतिवर्यान् श्रीनिवासवर्खेडिवर्यान् निवेदयामि यत् ते सभास्थान् स्वागतं व्याहरन्तु राङ्कवादिदानेन इति। प्रथमतया अत्र सारस्वत अतिथिरूपेण उपस्थिताः वर्तते प्रोफेसर् उज्ज्वला चक्रदेववर्या, तासां स्वागतं व्याहर्तुम् अहं निवेदयामि। मुम्बईस्थस्य श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसे महिला विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः डाक्टर् उज्ज्वला चक्रदेववर्या 40 वर्षेभ्यः गृहादिनिर्माणविद्याम् अध्यापयति। बहूनां छात्राणाम् अध्यापिका, सद्यः कुलपतिपदमपि आरुह्य अस्मान् उपकरोति इति तासां स्वागतं व्याह्रियते। अग्रे अहं नितिनवर्यान् निवेदयामि अध्यक्षवर्याणां स्वागतं व्याहर्तुम्। अध्यक्षवर्याः पाण्डेवर्याः, तेषां स्वागतं व्याहरन्तु इति निवेदयामि। वेदव्यासपरिसरस्य पूर्वनिदेशकः, सम्प्रति सोमय्या संस्कृतविश्वविद्यालयस्य के सोमय्या वर्षस्य सञ्चालकत्वेन कार्यं निर्वहन्ति, अस्याः सभायाः अध्यक्षपदं च निर्वहन्ति, तासां स्वागतं व्याह्रियते। डॉक्टर जैन वर्यानेव निवेदयामि डॉक्टर जानीजी वर्यानपि स्वागतं व्याहरन्तु इति। एते मैनेजिंग अत्र 33 वर्षेभ्यः भारतीयविद्याभवने कार्यरताः वर्तन्ते। डायरेक्टर ऑफ संस्कृत स्टडीज एंड रिसर्च अस्य निदेशकाः अपि सन्ति। गणपति हेगड़े वर्यान् निवेदयामि यत् जैन महोदयस्य स्वागतं व्याहरतु इति। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रधानशाखायाम् एग्जाम सेक्शन मध्ये एते कार्यं निर्वहन्ति। इंटेलेक्चुअल हेरिटेज प्रोग्राम इत्यस्य प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर रूपेण कार्यं निर्वहन्ति, अतः तासां स्वागतं व्याहर्तुम् अहं निवेदयामि। डॉक्टर गिरीश बी जानीवर्यान् निवेदयामि यत् कोऑर्डिनेटर डॉक्टर गणपति हेगड़े वर्यान् स्वागतं व्याहरन्तु इति। मुम्बादेवी आदर्श संस्कृत महाविद्यालयस्य प्रिंसिपल रूपेण सद्यः कार्यभारं वहन्ति, अतः तेषामपि स्वागतं। सभ्यानां सर्वेषां स्वागतानन्तरम् अस्य कार्यक्रमस्य प्रतिवेदनं निवेदयतु इति डॉक्टर नितिन कुमार जैन वर्यान् अहं निवेदयामि। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोगः प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंकः मुनिरुपास्य तीर्थ सरस्वती हरितनो दुर्तान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंच पर उपस्थित और मंच के समक्ष उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा नमन। समय 3 मिनट का है, इसलिए मैं बहुत संक्षिप्त में ही अपनी बात रखूंगा।
इस कार्यक्रम का जो एक छत्र छाया जिसमें ये कार्यक्रम हो रहा है वह एक भारत सरकार की एक बहुउद्देशीय और बहुमहत्वाकांक्षी एक परियोजना है। आज के सारस्वत अतिथि के जिस विश्वविद्यालय से हैं वो विश्वविद्यालय भी इस परियोजना से जुड़ा हुआ है। मैम जानते हैं इस पूरे विश्वविद्यालय इस पूरी परियोजना का क्या प्रकल्प है, इसका क्या उद्देश्य है, प्रयोजन है। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ इसका उद्देश्य ये है कि भारतीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में भी हम इसको देख सकते हैं कि हमारी अपनी कुछ ज्ञान विज्ञान की परंपराएं हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान विज्ञान की परंपराएं हैं, बस हम उनको जानते नहीं हैं या उनको हम भूल गए हैं। तो उन ज्ञान विज्ञान की परंपराओं को, उन बौद्धिक संपदाओं को हम जानें। जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया, रामवीर सुतार, उनका मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, इंटरव्यू देख रहा था यूट्यूब पर, तो उसमें बोलते हैं कि जब तक हम कुछ जानते नहीं तब तक हम कुछ निर्माण भी नहीं कर सकते। When we don't know, we don't create, we don't recreate। तो हम कुछ निर्माण करें, हम कुछ विकास करें, इसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम जानें कि हम क्या हैं। क्योंकि यदि हम औपनिवेशिक विचारधारा के अंतर्गत ये बार बार यही मानते गए कि हमने जो कुछ भी हमारे पास है, ज्ञान है, विज्ञान है, वो यूरोप से या बाहर से आयात किया गया है और हमारे पास कुछ भी नहीं है ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से, तो ऐसा एक तरीके से बहुत बड़ा अपराध है। इस शब्द का प्रयोग भी वो करते हैं। हम अपनी बौद्धिक संपदाओं को, हम अपनी ज्ञान विज्ञान की परंपराओं को नहीं जानते, ये एक राष्ट्रीय अपराध है। और यदि हम इस राष्ट्रीय अपराध से बचना चाहते हैं तो हमें ऐसी परिचर्चाएं करनी होंगी जिसमें हम अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान विज्ञान की परंपराओं को जान सकें और उनके अनुसार नया एक भारत का निर्माण कर सकें, पुनः निर्माण कर सकें। दूसरा, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि हमारे पास बहुत कुछ है, पिछले दशक में भी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रहा है। और अभी डिस्कशन में आया था कि यदि डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है तो वह हमारी पाठ्यचर्याओं और पाठ्यक्रमों में शामिल नहीं होता, और जो विषय हमारे पाठ्यक्रमों और पाठ्यचर्याओं में और पाठ्यपुस्तकों में शामिल नहीं होता वह हमारे अनुसंधान का भी हिस्सा नहीं बन पाता। इसलिए मैंने कहा कि ये एक परियोजना इतनी महत्वाकांक्षी है और बहुत बहुउद्देशीय है कि इसका उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि हम एक दिन का कार्यक्रम करें, कुछ विशेष विषयों पर चर्चा करें और उसका इतिश्री हो जाए। इसका उद्देश्य ये है कि हम इस पर और लगातार चर्चाएं करें, क्योंकि जब समाज में चर्चाएं होती हैं तब उसका प्रभाव विद्यालय की पाठ्यचर्याओं पर, विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली पाठ्यपुस्तकों पर होता है। अभी किसी ने कहा था कि हम इतिहास में कुछ अलग पढ़ते हैं, उसका कारण ही ये है कि समाज ने कभी उन विषयों पर चर्चा ही नहीं की जिन विषयों को हमें इतिहास के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए था। तो ये पूरा जो सिनेरियो है, परिदृश्य है, ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा संकल्पित है। उसके तत्वावधान में उसकी जो भी गाइडलाइन हमको मिलती हैं उसके अनुसार हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और ये हमारा प्रथम प्रयास है, प्रथम विकास यात्रा है, लोक संवाद है जिसमें हम लोग सहभागी बने। इसमें उद्घाटन सत्र में मैं बात करूं, प्रतिवेदन की दृष्टि से मैं थोड़ी बातचीत करता हूं। युवा चेतना के श्री रोहित सिंह जी, अभिषेक ब्रह्मचारी जी करपात्री महाराज के परंपरा से, और कुलपति जी हमारे यशस्वी कुलपति जी श्रीनिवास वरखेड़े जी, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूल गया हमारे राज्यपाल, महाराष्ट्र के राज्यपाल महामहिम श्री भगत सिंह कोश्यारी जी हमारे इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में हमारे साथ रहे, उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ। फिर उसके अनंतर एक बीज वक्तव्य था, उसमें प्रोफेसर मोहन काशीकर जी की अध्यक्षता में डॉक्टर मंगेश पाठक जी और रोहित जी का हमें वक्तव्य सुनने को मिला। तृतीय सत्र एक बौद्धिक सत्र था जो बहुत ही जैसा हमारे माननीय कुलपति जी का एक चिंतन है कि विद्यार्थियों को जोड़ा जाए, तो तृतीय सत्र में पहले 3 उद्बोधन हमको सुनने को मिले
रेणुका बोकारे जी जो नागपुर से आए हैं, श्री एस विजय कुमार जी चेन्नई से, और मुंबई से प्रोफेसर राधा कृष्णन पिल्ले जी। और उसके बाद हमने बहुत सारे विद्यार्थियों से इंटरेक्शन किया। मैंने भी कुछ उनसे प्रेरणा प्राप्त की है आगे के चिंतन के विषय में और आगे के इस परियोजना को आगे ले जाने के विषय में। और ये आपके समक्ष है चतुर्थ सत्र जो एक समापन सत्र है, इसमें आप सभी उपस्थित हैं। इसमें बहुत सारे महाविद्यालयों का हमें सहयोग और सहभागिता प्राप्त हुई। भारतीय विद्या भवन, मुंबा देवी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, SNDT, आर्य पोद्दार आयुर्वेद कॉलेज, KJ सोमैया धर्मशास्त्र संस्था, भारतीय विद्या भवन का हमें स्टाफ, उनका भी हमको सहयोग मिला, सहभागिता मिली। वाकलीवाल फाउंडेशन ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, यहाँ से भी हमको बहुत ही अच्छे सहभागी इस कार्यक्रम में जुड़े। और अन्य संस्थाओं से भी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ समय अभाव कारण, उन समस्त विद्यार्थियों के प्रति जो इस कार्यक्रम के सहभागी रहे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिनका योगदान है, आप सभी के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए, आप सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद जैन सर। अभी हमारे साथ यहाँ उपलब्ध है सारस्वत अतिथि रूपेण प्रोफेसर उज्ज्वला चक्रदेव महाभागा। मैं उनसे निवेदन करता हूँ वो अपना वाणी से हमें उद्बोधन करें। नमो नमः। शाम का वक्त है, दिन भर चर्चा हुई है, आप सबने बहुत ही कुछ जाना है। अब वक्त हो चला है कि हम उसको एकत्रित करें और घर क्या लेके जाएंगे, इसे आगे क्या करेंगे। मैं जब आकर बैठी तो इसके पहले का सत्र चल रहा था और पिल्लई सर ने कहा कि हर एक ने अपना अपना एक उद्देश्य बनाना है। मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, वरखेड़ी सर और आप सब विद्यार्थी यहाँ पर हैं और अलग बाकी मान्यवर भी हैं यहाँ। यह विषय जो इंटेलेक्चुअल हेरिटेज के अंतर्गत आता है और उसके लिए हम आप यहाँ सब आए हैं। मैं भी उस यात्रा का एक भाग रही हूँ और मुझे दिया गया विषय SNDT के लिए जो है वो महिला सक्षमीकरण का है। पूरी भारत में जो महिलाएं हैं और उनके जो सरकार का जो विविध प्रोजेक्ट्स हैं उससे महिलाओं को कितना और क्या लाभ हुआ है वो जानने का प्रयास हम हमारे गुट में करेंगे। आज इस विषय पर, जिस विषय पर हम आप चर्चा कर रहे हैं, कल्चर, संस्कृति, कल्चर, संस्कृति, इससे कोई भी अलग नहीं है। कंटिन्यूएशन ऑफ कल्चर और पूरा समाज को मैं समझती हूँ कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। 5000 साल का कहते हैं हमारा प्रवास है। मैं जानती हूँ ये उससे भी बहुत ज़्यादा पुराना प्रवास है। ये जो नया दौर निकला है हमारी सरकार का कि खुद में हम विश्वास रखें, हमारे पास भी बहुत कुछ है, तो पहली बात ये कल्चर से ही शुरू होगी। शायद 5000 साल पुराना हमारी संस्कृति, ये बार बार लिखने से अब हमको बदलना है कि 10,000 साल पुरानी हमारी संस्कृति। इंडस वैली सिविलाइजेशन को बदल के लिखना है सरस्वती वैली सिविलाइजेशन। सरस्वती की खोज हुई अभी अभी, लोग फिर से रिसर्च कर रहे हैं। नासा ने बताया कि है कोई गुप्त नदी नीचे, उनको इमेजेस दिख रहे हैं, वहाँ पर हरियाली कुछ सालों पहले की दिख रही है। हमें हमारे वेदों में नहीं मिली, हमने ढूंढी नहीं। बहुत कम रिसर्चर्स जो बाहर से आए उन्होंने उसकी शुरुआत की। अब जाकर सरस्वती कुछ रिसर्चर्स के पास पहुंच चुकी है। कहीं अज्ञात है, कहीं व्यक्त है, पर जो अज्ञात है उसको तो ढूंढ निकालना ही होगा ना। इसलिए आपने जैसे कहा कि पहले डॉक्यूमेंटेशन, फिर उसको समझ लेना, उसको सब्जेक्ट्स में लाना, और विश्वविद्यालयों में जब पढ़ाई में वो आएगी सरस्वती
तब जाकर वो हमें दिखेगी, हम तब जाकर उसका रिसर्च कर पाएंगे। कितने अंगों से रिसर्च करना है? सरस्वती के बारे में रिसर्च करना अगर हमें होगा तो रिसर्च का दायरा कितना होगा ये समझने के लिए अभी हम वो ऊंचाई तक पहुंचे ही नहीं है शायद। क्योंकि जिस नदी के दोनों तीरों पर बैठकर हमारे वेद लिखे गए, जिस नदी के दोनों तीरों पर बैठकर, और कितना उसका दायरा था पूरा। हम कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से आर्यंस आए और हमारे ऊपर उन्होंने राज्य किया और हमें पीछे टुवर्ड साउथ भेज दिया, तब जाके ये भारत की संस्कृति बनी। ये कब मिटेगा हमारे हिस्ट्री की किताबों में से? ये पूरा जो एरिया था, ये पूरा संस्कृति का सरस्वती वैली का एरिया था। यहाँ पर बैठ के हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने जो कुछ भी किया और जो कुछ निर्माण किया, वो निर्माण आज हमारी धरोहर है और हम उसे भूलकर उसकी जो नींव है वो भी हम जानते नहीं हैं। 2500 साल बीसी में अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन में आज सीखने लायक अर्बन प्लानिंग के प्रिंसिपल्स हैं। एक बात मैं यहाँ बता देना चाहती हूँ मेरे खुद के बारे में कि मैं आर्किटेक्ट भी हूँ और अर्बन प्लानर भी हूँ पढ़ाई से। सो मेरी शिक्षा जो हुई है वो आर्किटेक्चर की हुई है 5 साल की, और उसके बाद 2 साल का एमटेक अर्बन प्लानिंग में हुआ है। तो थोड़ा बहुत ये हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये जो पढ़ाई में सीखा था फर्स्ट ईयर के हिस्ट्री में, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में, वो आप लोगों भी जानते हैं, आपने भी पढ़ा होगा। इसमें अगर हमारे टाउन प्लानिंग के प्रिंसिपल्स तब के हम 2500 के बीसी में जान सकते हैं, और एक समृद्ध संस्कृति और सिविलाइजेशन अगर तब वहाँ था, तो वो क्या अपने आप ही उस लेवल पे पहुँच जाएंगे क्या? उसके पीछे तो बहुत कुछ होगा। अभी सभी के लिए किताब जो थी, माइकल डेनिनो की किताब थी सरस्वती की। मुझे समझ में आया है अभी कि हमारे IGNCA ने भी एक सरस्वती पर किताब निकाली है। ये दोनों किताबों को पढ़कर अगर हमने उसमें से निचोड़ निकालकर हमारे रिसर्च की नींव रख दी तो आगे हम बहुत आगे निकल सकेंगे और एक अच्छी शुरुआत भी हो जाएगी। पर आज का विषय में चाणक्य के बारे में, जैसे सर ने कहा, पिल्लाई सर ने, और कहा कि हर एक ने कुछ ना कुछ उद्देश्य अपने जीवन में रखना है। कौन सी उम्र में वो उद्देश्य तय होगा ये हमें नहीं पता होता है। जो सब कहते हैं हम करते जाते हैं। मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगी आप सबसे आज। बस यहीं बैठे बैठे सर को, पिल्लाई सर को सुना तो मैंने कहा यही आज आपसे बात करूँगी। एक ऐसी दोपहर थी, काम बहुत कुछ नहीं था। मैं योल कैंट में, मेरा बेटा है, वहाँ पर छुट्टियाँ मनाने गई थी। इतनी ठंड थी कि खाने के बाद हीटर लगाए बिना कुछ भी नहीं हो पाता था। और उस समय मेरे पास एक स्टेला क्रेमिश का टेम्पल आर्किटेक्चर का किताब पड़ा था। मैं कुछ नोट्स रज़ाई में बैठ के नोट्स निकालती थी, पढ़ती थी, मज़ा आता था, और कुछ नोट्स बनते गए, नोटबुक भरती गई। ये क्यों कर रही हूँ मैंने खुद से पूछा, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव? मैं प्रोफेसर हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, आर्किटेक्चर पढ़ा रही हूँ, सालों से 30 साल से पढ़ा रही हूँ, और फिर अब मुझे ये सब क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पर? व्हाट, एंड आई विल लिव फॉर अनदर 20-30 ईयर्स प्रॉबेबली। ऐसा मैंने खुद ही को बता दिया। हो सकता है कुछ ना हुए बीच में, तो 30 साल तो और जीऊँगी मैं। तब उसको 10 साल हो गए उस बात को। तो आने वाले 20-25 साल, 30 साल में मैं क्या करना चाहती हूँ? व्हाट इज़ माई ऑब्जेक्टिव इन लाइफ? वो स्टेला क्रेमिश के किताब से टेम्पल एंड आर्किटेक्चर ये बात निकली। अध्यात्म भी निकला। अध्यात्म अपने आप से थोड़े दिनों में आने लगता है, आप सब तो उसी में हैं। तो खुद के बारे में सोचना, क्या मैं करने वाली हूँ, आंखें बंद
बंद करके सोचना, उस समय अपने आप से 2 वर्ड लिखे गए, वो है अध्यात्म और आर्किटेक्चर, और अध्यात्म और आर्किटेक्चर का निचोड़ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो बस तय कर लिया कि टेम्पल आर्किटेक्चर पे पढ़ाई करी जाए। मुझे पता चला कि जो हमारी किताबें थी हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर की, उसमें का सिर्फ एक छोटा सा 2 पन्ने टेम्पल आर्किटेक्चर पे थे। बाकी सब हमारे इजिप्शियन, रोमन आर्किटेक्चर, फिर वेस्टर्न आर्किटेक्चर के और कई भाग, बैजेंटाइन आर्किटेक्चर, मेसोपोटेमियन आर्किटेक्चर एंड सो फोर्थ। इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के 2-3 पन्ने बस वहाँ पर थे, उसमें से 1 पन्ना सिर्फ टेम्पल आर्किटेक्चर पे रहा होगा शायद। और वो भी जब मैंने पढ़ा तो देखा कि मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल का कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी क्या थी, ड्राई मेसनरी थी, एक के ऊपर एक पत्थर रखे जाते थे, टेम्पल का शिखर इस तरीके से हुआ होता था, उसका जो प्रपोर्शन है वो इस तरीके से होता था, एटसेट्रा। कुछ तो कमी थी, क्योंकि पता चला कि ये सब बातें जब मैं आम जनता से टेम्पल के बारे में बात करती हूँ तो उनके लिए कोई भी मायने नहीं रखती है। और टेम्पल का स्थान हमारे समाज में, हर एक हिंदू के समाज में, हर एक इंडियन के समाज में, भारतीय के मन में इतना गहरा है कि मैंने एक लिखना चाहा छोटा सा, और मैंने लिखा, और व्हाट्सएप तो आजकल है ही, तो सब तरफ घुमाया। इतना बड़ा प्रतिसाद मिला कि मुझे लगा कि ये मैं बहुत सुंदर लिख रही हूँ। और थोड़े ही दिनों में पता चला कि ये मेरी लिखाई का काम की जादू नहीं है, ये जादू टेम्पल की है। टेम्पल के का जो स्थान हम सब के मन में है वो इतना गहरा है कि उसका आर्किटेक्चर क्या है उसके लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। आर्किटेक्चर उसका एक एडिशनल प्राइड देता है। हाँ, इतना सुंदर आर्किटेक्चर ये मंदिर, पर मंदिर में जो है मूर्ति, जिसके बारे में अभी पिछले सेशन में बात हुई, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये मूर्ति जो है, ये मूर्ति तक पहुंचने के लिए आर्किटेक्चर एक माध्यम है। वो वहाँ जो पूजा होने वाली है उसको जो स्पेसेस लगती हैं उसके लिए आर्किटेक्चर है। वो स्पेसेस में कौन आने वाला है ये तय करने के लिए समाज है। तो समाज के कौन से लोग कहाँ तक कैसे आएंगे, क्या करेंगे, वहाँ उनकी मनस्थिति क्या होनी चाहिए, ये सब सोचकर वहाँ के स्पेसेस और टेम्पल आर्किटेक्चर का जो उगम हुआ होगा किया था। इसके बारे में तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। हम पढ़ रहे थे कि टेम्पल का आर्किटेक्चर का स्टोन सैंडस्टोन होता है, उसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए इतना बड़ा साइज़ का पत्थर वहाँ मिलता था, वो लाना पड़ेगा। और वो जो स्पेसेस है, कभी कभी ये भी कहा जाता था कि बाहर के प्रपोर्शंस बहुत सुंदर है, पर वो प्रिमिटिव कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी थी इसलिए ये नहीं हो पाया। जो हाइलाइट्स थे उसके बारे में तो फर्ग्यूसन ने 18th सेंचुरी में एक किताब लिखी भारतीय टेम्पल्स पर, और वो टेम्पल की किताब लिखते समय उन्होंने कहा ये प्रिमिटिव समाज है, इतनी बढ़िया कलाकृति शायद भारतीयों से नहीं हुई होगी, कोई बाहर से आया होगा, उन्होंने ये खड़ा किया होगा। इस सोच विचार से जिस ऑथर ने किताब लिखी है वो हमारी नींव बनी पढ़ाई की। और उसके बाद जितनी भी किताबें आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर की बनी, उसके लिए फाउंडेशन था फर्ग्यूसन की किताब। अगर नींव ही हमारी इस तरीके की है तो हम सोच कैसे करेंगे। हम सबको पता है कि कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा जो ऊपर से नीचे बनाया गया, खोदते हुए बनाया गया, आज की पूरी मशीनरी भी अगर हम लगा दें तो जितना टन वहाँ का पत्थर निकला था वो उतना टन पत्थर निकालकर कहाँ फेंका है ये भी हम अंदाज नहीं लगा सकते। तो आज के टेक्नोलॉजी के साथ भी वो टेम्पल हमारा बन नहीं पाएगा। 100 साल से अधिक लगे वो टेम्पल बनाने में। कंटिन्यूटी कहाँ से आई, किसने दी, नहीं बता सकते। हमारे पास उत्तर नहीं है, रिसर्च नहीं है। एक एक ढूंढती गई और मैं अचंभे में पड़ती गई। वो अचंबा इस तरीके का था कि एक छोटा सा टेम्पल हैदराबाद के पास में, छाया सोमेश्वर टेम्पल, जिसमें शिवलिंग है और उस शिवलिंग के पीछे एक छाया है, खंबे की छाया है जो हिलती ही नहीं है।
दिन उगता है तो छाया वहाँ अपने आप आकर खड़ी हो जाती है, और सामने ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसकी छाया वो दिखे। सामने कॉलम हो तो छाया होगी ना, सामने कुछ नहीं है, वो छाया मगर वहाँ ज़रूर है। वहाँ के लोकल लोग उसको गौरी कहते हैं, क्योंकि शिव गौरी, शिव के साथ खड़ी है तो वो गौरी ही होगी। पर कुछ साइंटिस्ट ने उसको ढूंढ निकालने का प्रयास किया। हर मंदिर के जैसा वो मंदिर में सभा मंडप है। सभा मंडप के बाहर की ओर ये एक छोटा सा गर्भगृह है, और सभा मंडप के जो बाहर की दीवारें हैं वहाँ ओपन विंडोज़ हैं जहाँ से लाइट अंदर आता है। तो दो तरफ से ये प्रकाश अंदर आ रहा है, और वहाँ के जिन खंभों पे प्रकाश गिरता है उनका अरेंजमेंट इस तरीके से किया गया है कि उनकी आपस की छाया एक दूसरे से मिक्स होकर वो एक सिंगल छाया पीछे पड़ती है। ये एक्सीडेंट तो नहीं था, ये सोच विचार करके उस आर्किटेक्ट ने बनाया हुआ ये डिज़ाइन था, हमें तो पता ही नहीं। और हम और वो टेम्पल हेरिटेज में भी नहीं है, वो मेंटेन्ड भी नहीं है। वहाँ पर कुछ लोग जाते हैं, आराम से बैठते हैं बस। 1 2 3 4 5 6 अगर मैं आपसे बात करने लगूं तो ऐसे आप भी बताते जाएंगे मुझे टेम्पल्स के बारे में। आपके पास भी ऐसे इन्फॉर्मेशंस हैं, इनको एकत्रित कौन करेगा? ये इन्फॉर्मेशन को एक साथ कौन लिखेगा? रिसर्च के प्रोजेक्ट्स कौन निकालेगा उसमें से? किस तरीके से रिसर्च हो सकता है? ये मिरेकल्स एक कंपोनेंट है टेम्पल आर्किटेक्चर का। क्यों करते थे मिरेकल्स? क्यों होते थे मिरेकल्स वहाँ पर? क्या था उसमें? ये तो सोचना पड़ेगा। एक तो तय है कि कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन टेक्नोलॉजी बहुत ही उन्नत ज़रूर थी, बस खुश हो जाते हैं हम। थी, हमारे पूर्वज ग्रेट थे, हम क्यों नहीं? हम भी हो सकते हैं, हम भी उसी मिट्टी के हैं, हम भी यहाँ हैं। हमने पढ़ाई नहीं, डॉक्यूमेंट ही किया नहीं, हमने जाना ही नहीं, आपने जैसे कहा, तो हम क्यों उसके बारे में आगे चलकर बात कर सकेंगे? स्वामी नारायण कल्ट है, 1200 टेम्पल स्वामी जी ने बनाए, और हमारे पढ़ाई में उसमें का एक भी नहीं। इतना डेकोरेशन अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एस्थेटिक्स वैल्यू जो हमें पढ़ाई गई थी वो एस्थेटिक्स वैल्यू है परदेश की। वो कहते हैं कि ये प्रोपोर्शंस ठीक हैं, वो कहते हैं कि ये कलर्स ठीक हैं। एस्थेटिक्स हमारा है, हमें जो अच्छा लगता है वो हमारा होना चाहिए। तो मुझे क्या अंदर से अच्छा लगता है, मुझे कौन सी साड़ी का कलर अच्छा लगता है, ये मैं जानूंगी, कोई मुझे क्यों बताए? वो अगर मेरे पर्सनालिटी का पार्ट होता है तो मैं खुलकर बाहर आऊंगी। हमारे समाज में आज तक पढ़ाई में हमें अंग्रेज़ों ने बताया कि आप ये हो, आपको ये अच्छा लगना चाहिए, आपने इस तरीके से बिहेव करना ही चाहिए, आपने गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलना ही चाहिए, जब कुछ गलत होता है तो सॉरी इस तरीके से ही बोलना चाहिए, टेबल पर लेफ्ट साइड में कांटा होना चाहिए, राइट साइड में चमचा होना चाहिए, उसको इसी तरीके से पकड़ कर खाना खाना चाहिए। क्यों? मेरा भी वजूद है, जो मेरा, आपका, 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 सबका है, वो हमारा भारतीय है। वो सब दूर करके हम किसी और को हम कैसे लगते हैं, कैसे अच्छे लगते हैं, ये हम क्यों कहें? इस बारे में मेरी यंग पीढ़ी बहुत ही ज़्यादा हमारे पीढ़ी से एडवांस है और सही है और सच्ची है, ऐसा मैं कहूँगी। क्योंकि वो खुद को खोज रहे हैं। वो कहते हैं कि वो प्रश्न पूछना जानते हैं, प्रश्न पूछते हैं और फिर उत्तर समाधान कारक मिलने तक ढूंढते हैं। यही तो रिसर्च है।
इस रिसर्च को अगर हम आगे ले जा सकें तो हाथ में बहुत कुछ आ सकेगा। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी टेम्पल आर्किटेक्चर का एक भाग है, तो समाज से उसका जुड़ना ये दूसरा भाग है। टेम्पल सिर्फ पूजा के लिए नहीं था उन दिनों, कला का स्टेज था। जो भी डांस परफॉर्मेंस होते थे वो भगवान के लिए होते थे। तो ये डांस, म्यूज़िक और पढ़ाई और समाज की हर एक्टिविटी, आप देखो अगर हम भगवान को समर्पित करने लगे तो वो समाज कैसा होगा। जब हम आर्ट भगवान को समर्पित करके वो जो भावना मन में आती है उस भावना के साथ हम आगे वो आर्ट परफॉर्म करते हैं या आर्ट क्रिएट करते हैं, तो उसमें जो पायसता, जो प्यूरिटी आ जाती है, वो प्यूरिटी कुछ और होती है। और मैं ये जानती हूँ और ये मैं दृढ़ता से कहती हूँ कि जो व्यक्ति कलाकार है, और वैसे तो मैं ये भी जानती हूँ कि हर व्यक्ति कलाकार है, पर जो व्यक्ति जान लेता है कि मैं कलाकार हूँ, उसके मन में जो भाव निर्माण होते हैं, उससे वह व्यक्ति उस कभी भी कुछ गलत काम, अतिरेकी काम कर नहीं सकेगा। खुद को पहचानो, यही तो हमारा कल्चर है। कैसे पहचानना, ये आपने जानना है अपने आप से, आपने पूछना है अपने आप से। हर एक के पास कुछ ना कुछ है। मैंने टेम्पल ढूंढा मेरे लिए, सर ने चाणक्य ढूंढा था अपने लिए। आपकी खोज कब खत्म होगी ये आप जाने, आपको खोजना है ज़रूर। आपका उद्देश्य क्या है लाइफ में ये देखना है ज़रूर। वो उद्देश्य जितने जल्दी मिल जाएगा उतना आपका समृद्ध जीवन, ऊंचाई तक पहुंचने का मार्ग। इस ज़मीन पे, इस दुनिया में हमें कुछ तय टाइम तक ही रहना है, सबको जाना है यहाँ से। अगर मुझे 95 इयर्स में मेरा उद्देश्य पता चले तो मेरे पास टाइम कम होगा। अगर मुझे बचपन में ही पता चल जाए कि हाँ ये कुछ करना है मुझे, तो मेरे पास टाइम रहेगा और ऊंचाई तक पहुंचने का मेरा रास्ता बहुत आसान और सरल हो जाएगा। इसलिए युवा पीढ़ी से मैं कहूँगी यहाँ पर कि ढूंढो खुद को, पहले जल्दी अर्जेंटली ढूंढो और मार्गस्थ हो जाओ। रिसर्च अपने आप होते रहेगा, हो जाएगा। एजुकेशन में भी वो ये सब आ ही जाएगा आपके माध्यम से। फ्यूचर भारत, समृद्ध भारत, सुंदर भारत आपके हाथ में है। बस यही मेरे 2 शब्द आपसे। धन्यवाद महोदय। मैंने भी यहाँ खड़े होकर थोड़ा सोचा था, 2-3 बात मैं भी हिंदी में व्यक्त करूँगा, तो सुन के मेरा वो वक्त भी वहीं पे ख़त्म हो गया। मैं अभी अध्यक्ष जी से निवेदन करूँगा अपने वाणी से हमें। शारदा शारदाम्भोज वदना वदना मुझे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधिं क्रियात्। या देवी बोधरूपेण मद्बुद्धिमति तस्तुषी सदा मां प्रेरयति वाचा तया तामेव संस्तुये। परम पवित्रे भारतीय विद्याभवन से प्रांगणे वयं भारतीय बौद्धिक संपदायाः विकासयात्रा क्रमस्य चर्चां कुर्वन्तः आदिनं कथं सा यात्रा अतिप्राचीनकालादारभ्य अद्यापि तस्य नूतन परिप्रेक्ष्ये विविध विकासात्मक कार्यक्रमेषु समाजे दृश्यते, तस्य विषये चर्चा संवादस्य अभीष्टः आसीत्। इस क्रम में प्रातः काल से कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, यहाँ अभी प्रतिवेदन में प्रस्तुत किए गए, और अभी मैडम चक्रदेव जी ने कहा कि 5000 से छोड़कर हमको 10,000 पहले तक घोषणा करनी चाहिए हर जगह।
तो ये 10,000 पुरानी संस्कृति, इतनी गौरवशाली संस्कृति फिर भी हमारे बीच में अभी जीवंत रूप में दिख रही है। और इस कालखंड में कई देश लुप्त हो गए, कई संस्कृतियां लुप्त हो गईं, कई भाषाएं लुप्त हो गईं। तो कुछ तो ऐसी बात है। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, नहीं उनका नामो निशान यहाँ है। कुछ बात ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो सदियों हमारा दुश्मन रहा है यह जहां, कई तरह के आक्रांता आए, हर तरफ से आए। इन सब के बावजूद क्या है वो चीज़ कि हमारी हस्ती मिटी नहीं, हमारी संस्कृति मिटी नहीं, हमारी भाषाएं मिटी नहीं। तो वह कोई ऐसी आध्यात्मिक ज्ञान, ये बौद्धिक ज्ञान जो हमारी संस्कृति में देखी जाती है, यही ऐसी चीज़ है, एक अद्भुत चीज़ है जिसके कारण हमारी हस्ती न मिटी है और न आगे भी मिट सकती है। और इसी कारण से हम तो वह आध्यात्मिक प्रकाश, वह संस्कृति संस्कृत भाषा में परिभाषित सुंदर ढंग से की गई है। इस कारण से भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा कहते हैं। भारत की प्रतिष्ठा दो में है, संस्कृत और संस्कृति में। एंड इट्स अ सिंपल मैथमेटिक्स। फिर हम कहते हैं संस्कृति ही संस्कृत आश्रिता, तो संस्कृति जो है संस्कृत पर आश्रित है। तो अगर दो में से एक दूसरे पर आश्रित है तो भारत की प्रतिष्ठा एक में हमको मिल जाएगी। संस्कृत भाषा को हम अगर रखे हैं तो उसके साथ सारी संस्कृति हमारे साथ जुड़ेगी। और यह विकास यात्रा चलते चलते हमारे यहाँ पहुँची और अभी इस पीढ़ी की बात हो रही थी। निश्चय ही यह पीढ़ी बहुत ही सौभाग्यशाली है। आगे वाली एक ऐसे सुंदर कालखंड में आप लोग आए हैं कि जब हम इसको बहुत ही ज्वलंत ढंग से इस संस्कृति को सामने देख रहे हैं। बीच में कुछ काल ऐसे थे जहाँ की यह संस्कृति बहुत लुक-छिप पर चर्चा की बात होती थी, संकोचपूर्वक चर्चा की बात होती थी। कहीं गोष्ठियों में, किसी उत्सवों में देखी जाती थी। एक नित्य, एक मेन स्ट्रीम के रूप में उसको नहीं लिया गया। और सुबह ये बात भी उठी थी कि हर कोई भारतीय है, भारतीय अपनी संस्कृति को प्रेम करता है, विदेशी अमेरिकन संस्कृति की प्रेम करता है। लेकिन दुर्भाग्य कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे समय आ गए बीच में कि हमारे भारतीय ही कई लोग जो है अपनी संस्कृति को के प्रति प्रेम नहीं करने लगे, कभी उसकी निंदा भी करने लगे, उसकी अवहेलना भी करने लगे, आलोचना भी करने लगे। तो कहीं गर्व उस पर महसूस होने की आवश्यकता है। और यह 10,000 की संस्कृति का काल पिछले दशक में हम देख सकते हैं किस तरह से इसके नए रूप में हम देख रहे हैं। इस कारण से हम संस्कृत को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि संस्कृत के नाम से अगर हम देश को परिभाषित करते हैं तो हम 10,000 साल तक ले जा सकते हैं। और किसी रूप में हम उसको उतना प्राचीन साबित नहीं कर सकते हैं। और उसी में हम परिभाषित करते हैं तो भारत को एक भारत के रूप में हम जान सकते हैं। भा यानी प्रकाश, वह प्रकाश एक ज्ञान का प्रकाश, अध्यात्म का प्रकाश। प्रकाश से रत भारत, तभी वो भारत है। अन्यथा जनसंख्या का भार में हम लोग दूसरे नंबर पर हैं और पहला नंबर पाना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारे ऋषियों मुनियों ने बहुत पहले से आशीर्वाद ऐसा दिया, गोत्रम नो वर्धन ताम करके, तो खूब वर्धन ताम हुआ है। लेकिन वह केवल जनसंख्या भारेण भारभूतम भारतम भविष्यति, केवल जनसंख्या के भार से भारभूत भारत न बने,
भा से रत भारत बने, उसके लिए इन तत्वों को हमको समझना है। और एक सुंदर सी बात ज्योग्राफी की आती है, तो युवा साथी बैठे हैं, तो किसी संस्कृति को, किसी को क्यों प्रेम करते? लव एट फर्स्ट साइट, हाउ डू वी गेट इट? एक भौगोलिक, भौतिक रूप से आता है। तो भौतिक रूप से ही पहले देखा जाए, आपके मानस पटल पर एक विश्व मानचित्र को लाइए, शायद उतना स्पष्ट न हो, धुंधला सा हो, और उसके साथ भारत का मानचित्र लगाइए। किसी भी देश का इतना सुंदर भव्य रूप नहीं दिखता होगा। हर एक देश का कई अष्टकोणात्मक, दशकोणात्मक कैसे कैसे हैं, लेकिन यहाँ एक सुंदर भारत माता एकदम साकार मूर्ति कैसे खड़ी है, एक दिव्य। तो यह सुंदरता, एक भौतिक सुंदर जो है, यह सबसे दैट्स एनफ। किसी देश को अगर हम कहते प्रेम करना है भौतिकता की दृष्टि से, और जिसके कारण इसमें हर तरह के ऋतु में, हर तरह की नदी, पहाड़, सब कुछ, और उन सबको भी हमने जो है पूजा है, उन सबको भी हमने अपने संस्कृति का हिस्सा बनाया है। लेकिन उसके साथ आंतरिक सौंदर्य इसका जो है, आत्मिक सौंदर्य, वह ज्ञानात्मक सौंदर्य, जो इसको एक शाश्वत सौंदर्य प्रदान करता है। तो उस भारत की ओर हम जागृत हों। तो इस दशक में जब हम देखते हैं, जब हमारा प्रधान सामने खड़ा होता है, तो आज से 8 साल पहले माई आइडिया ऑफ इंडिया के नाम से 13-14 वाक्य जब पढ़े जाते थे, तो चुनाव मंच में तालियां बजती थी। हम लोग संस्कृतज्ञ सोचते थे बहुत अच्छा, हमारी ये बातें हो रही हैं, लेकिन वो वहीं तक सीमित नहीं रही। तो विश्व पटल पर जहाँ जहाँ भी गए, हमारे प्रधानमंत्री जी माई आइडिया ऑफ इंडिया के गर्ज करके जो बोले, वो 14 वाक्य और उनसे जुड़े ये सारे प्रोजेक्ट बनते गए, और उसको हम साकार रूप दे रहे हैं। तो यह जो प्रोजेक्ट लिया गया है, इसमें 20 विषयों को लेकर किया गया था, जिसमें एक नया भारत, एक सशक्त भारत, समर्थ भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प है। तो यह कई कार्यक्रमों से लेते हुए एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना, कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी हमारी संस्कृति में थी। मन की बात कार्यक्रम से जो है लोगों के सामाजिक चीज़ों को लेना और उसी से प्रेरणा देना, अन्य लोगों को प्रेरणा देना। सशक्तिकरण, जिसमें महिला का सशक्तिकरण और विकास की चर्चा, गरीब कल्याण योजनाएं, शिक्षा द्वारा कौशल विकास, स्वस्थ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वित्तीय समावेश जिसमें जनधन योजना, पर्यावरण नीति निर्धारण, कृषि कल्याण, धरती पुत्र योजना, तकनीकी विकास, डिजिटलीकरण, दिव्यांग कल्याण, सामरिक नीतियों द्वारा सशक्त भारत, क्रीड़ा द्वारा उदीयमान भारत, भौतिक संरचनाओं के विकास से संपूर्ण भारत के संपर्क को मजबूत करना, आंतरिक सुरक्षा में सुदृढ़ता, नई भारत की आशापूर्ण विदेश नीति, ऊर्जा संरक्षण, सुशासन की नई दिशा में कानून सुधार, ये कई पहलू, ये जो 20 पहलू जो गिनाए गए, इन सब में हमारी भारतीय बौद्धिक संपदा से ही अंश लिए गए हैं, और उसी संस्कृति के अंश को लेकर यहाँ नए परिप्रेक्ष्य में ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और यहाँ तक कि जो यहाँ के लिए चर्चा का विषय थे, पद्म पुरस्कार, आज़ादी का अमृत महोत्सव और हमारे मूर्तियों को वापस लाना, 3 विषय यहाँ मुख्य रूप से लिए गए थे। तो जिसको हम देख सकते हैं, चर्चा हुई पद्म पुरस्कार, जिसको जो है कभी लगता था कि बहुत बड़े बड़े शहरों के लोगों को मिलता था, ऐसे लोगों को मिलता था, आज छोटे छोटे जनजाति लोगों को मिल रहा है, जो वहाँ क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको मिल रहा है। तो हर वर्ग के, हर क्षेत्र के छोटे छोटे हर चीज़ को समावेश करते हुए सबको गर्व महसूस करे, सबको लगे कि मैं भी एक भारत का हिस्सा हूँ, नहीं तो पद्म पुरस्कार मेरा नहीं है, मेरे लिए, हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। इस तरह की जो भावनाएं होती रहीं। और धरोहरों को, प्रतीकों को वापस लाना, स्वातंत्र वीरों को सम्मानित करने के लिए एकता मूर्ति का अनावरण, क्रांति मंदिर का निर्माण, जलियांवाला बाग स्मारक, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, शौर्य पुरस्कार पोर्टल, गांधी जी की 150वीं जयंती समारोह आदि कार्यक्रम जो है इसी परिप्रेक्ष्य में विरासत को मजबूत करने के लिए है।
और ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थलों के पुनरुद्धार क्रम में देखते हैं तो सोमनाथ मंदिर से जो शुरू हुआ, आगे चलकर केदारनाथ धाम का जीर्णोद्धार, राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल मंदिर का कॉरिडोर, ये सब उस दिशा में सांस्कृतिक इन चीज़ों में पुनरुद्धार की ओर चल रहे हैं। तो इस तरह से जो है अज्ञात आज़ादी का अमृत महोत्सव हमने किया, तो इन 75 वर्षों में कुछ ही परिवार के लोगों का नाम आता था, कुछ ही चंद लोगों का नाम आता था बलिदानियों के नाम में, लेकिन इन 75 वर्षों में जिनको जिनको भूल गए, ऐसे ऐसे बिरसा मुंडा की जयंती, जनजाति गौरव की जयंती और कई कई ऐसे बलिदानियों को जो है उनको याद करके एक एक को जो है हर एक का डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है कि बहुत से असंख्य अनगिनत लोगों ने जो है किया है। तो इसके लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव लेकर ऐसे अज्ञात लोगों के भी हम स्मरण कर रहे हैं और पुनः उन सबको जो है इन छोटे छोटे बलिदानों के जो कैसे कैसे वहाँ छोटी छोटी जनजातियों में हमारी सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखे हैं लोग अभी भी, जो आधुनिकता से अभी अछूते हैं, लेकिन वहाँ हमारी संस्कृति जीवित है। तो इस तरह से सामान्य जनमानस में ये चर्चा होनी है और यह शिक्षा संस्थाओं के द्वारा करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने यह बीड़ा उठाया और इस परियोजना का यही लक्ष्य रहा कि संस्कृति को हम राष्ट्रीय गौरव का हिस्सा बनाएं। कल्चर एज ए टूल ऑफ डेवलपमेंट, तो विकास कार्य, सबका विकास सबका साथ जो किया गया, उसमें संस्कृति को मूल में रखकर, संस्कृति के माध्यम में रखकर एक विकास, राष्ट्र विकास करने की बात, जिससे कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण की विषय, सांस्कृतिक पुनरुत्थान की ओर ये भारत चले, यह था। और इसके माध्यम से हम जो है संस्कृति के एक राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्रीय पहचान माने। तो कल्चर एज और नेशनल आइडेंटिटी, कल्चर एज ए नेशनल प्राइड, कल्चर एज ए टूल ऑफ डेवलपमेंट। तो इस रूप में हम जहाँ भी रहें, जिस वर्ग में रहें, जिस क्षेत्र में रहें, जिस समूह में रहें, अपने भारतीयता को हम पहचान माने और इस पर गर्व करें, इस भारतीय अस्मिता को हम महसूस करें और जहाँ कहीं भी इसकी बात होती है हम इसके लिए खड़े रहें। नहीं तो बीच में ऐसा कालखंड आ गया था कि लोग इसको बहुत ही आसानी से छोड़ देते, ठीक है कोई कहता है कहने दो, हमसे क्या, हम अपने में ठीक है, बस उतने तक सीमित। लेकिन यह आज पूरे विश्व पर हम बिना संकोच करते, हमारे कई नेता जाते थे विदेश, गए, अपना कोई आर्थिक मीटिंग करके आ गए और किसी मीटिंग करके आ गए, चुपचाप आ गए, कोई भी नहीं। लेकिन यह समय हम देख रहे हैं पिछले इस दशक में, इस 8 वर्षों में, कि जब हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो 130 करोड़ की प्रतिनिधित्व करते हुए जाते हैं और हर मंच पर घोषित करते हुए जाते हैं और वहाँ के माहौल में ऐसा घुल मिल कर जाते हैं, वह महसूस करा कर आते हैं कि वो सब भारत से जुड़े हुए हैं। न केवल भारतीय लोग वहाँ हैं, बल्कि अन्य लोग भी जो है भारत से कैसे जुड़ना चाहें उसके लिए वो प्रेरित होते रहते हैं। तो यह अभी तक केवल एक औपचारिक ऑफिशियल मीटिंग तक जो सीमित होते थे हमारे मंत्रीगण, नेतागण, एक अलग सा माहौल हमको देखने को मिला विदेश पट में, जिसके कारण आज जो है ये G20 समिट इत्यादि में जो हमको सफलताएं मिलती जा रही हैं। तो यह इसी तरह से यह विकास यात्रा आप लोगों के माध्यम से और भी क्रियाशील हो, यही इन कार्यक्रमों का उद्देश्य रहा। तो निश्चित ही जो है आज प्रातःकाल से जो चर्चाएं हुई और उसमें ये नई पीढ़ी के लोग जुड़े हैं और यह स्वर्ण काल जहाँ की सरकार खुद भी इन चीज़ों पर सोच रही है और उसी के लिए शिक्षा, कुछ बच्चों ने इसमें जो है कहा था कि इतिहास की बातें कहीं, तो अब नई शिक्षा नीति में उन्हीं सब गलतियों को सुधारने के लिए सब संशोधन किए गए हैं और नई शिक्षा नीति के कारण जो है एक IKS जो आया है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, उस पर हर विश्वविद्यालय में काम चल रहा है, सांस्कृतिक विरासत पर हर जगह काम चल रहा है, हिंदू स्टडीज़ पर हर जगह काम चलने लगा है। तो यह क्योंकि शिक्षा के माध्यम से जब ये फैलेगा तो पूरे समाज में नीचे स्तर से जाएगा, न कि केवल थिंक टैंक तक ही, ऊपर तक ही, ऊपरी लेवल तक, सतह तक न रहे ये, तो समाज के निचले से निचले सदन तक। और ये जितने कार्यक्रम मैंने बताए आपको, ये सारे कार्यक्रम गरीबों तक पहुंचा है, अंतिम गांव तक पहुंचा है, डिजिटलीकरण माध्यम से कहाँ कहाँ तक पहुंचा है, ये सब देख रहे हैं। तो इस तरह से पूरे भारत के हर क्षेत्र के सभी लोगों को जोड़ते हुए और प्रतिदिन के हमारे दैनिक जीवन में हम अपनी संस्कृति को महसूस करते हुए, उस पर गर्व महसूस करते हुए कैसे चलें,
उस लिए विकास यात्रा है। और सबसे प्रमुख उदाहरण एक देकर आपको जो है मैं विराम दूंगा। अभी जो है काशी में जो है हो रहा है काशी तमिल संगम। द ग्रेटेस्ट डिवाइड इज नॉर्थ साउथ डिवाइड। हमारे भारत में सबसे ग्रेटेस्ट डिवाइड है नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया का सबसे ग्रेट डिवाइड है। आर्य भाषा द्रविड़ भाषा उसके कारण से वो बने हुए हैं। शिक्षा में हम उसको समेट नहीं पा रहे हैं। 2 लैंग्वेज फार्मूला 3 लैंग्वेज फार्मूला करते हुए सभी को समावेश कैसे कर पाए वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन संस्कृति में है। जब हम 12 ज्योतिर्लिंग कहते हैं तो पूरे भारत में है। चारों धाम की बात करते हैं तो चारों दिशाओं में है। चारों मठ हैं तो चारों जगह हैं। तो यह संस्कृत में कई ऐसे चीज़ें हैं जो कि पूरे भारत को राष्ट्र एकता के लिए जोड़ती है। और उसी में जो है काशी का तीर्थ यात्रा में काशी का हर व्यक्ति जब तक रामेश्वरम नहीं जाता है वो अपने को अपनी तीर्थ यात्रा सफल नहीं मानता है। और दक्षिण के लोग जब तक काशी न जाएं तब तक नहीं होते हैं। संस्कृति में ये है जोड़ने वाली बात। और उसको जोड़ने का ये प्रयास जो किया है, लगभग ये 1 महीने भर का बनारस में कार्यक्रम अभी हो रहा है काशी में, काशी तमिल समागमम। तो निश्चित ही कुछ जो लोगों के बीच में द्वंद्व है वो मिटेंगे इसी तरह के कार्यक्रमों में। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर जो कल्पना है उसमें यही है कि विभिन्न राज्यों के बीच में आदान प्रदान हो, युवाओं का, छात्रों का, और ये सब एक दूसरे की संस्कृति को वहाँ के परिवेश में जाकर सीखें, समझें, महसूस करें। तो यह जरूर, तो हमारे अपने भेदों को, ये हमारी एक गहने हैं। तो ये सारे गहने ऐसे न हों कि एक दूसरे से टकरा कर लगे खून की धारा बहने। तो यह ऐसा न हो और हम शांतिपूर्वक, क्योंकि यह ऐसा देश था सोने की चिड़िया जिसे कहा गया। कभी कोई कहते अब सोने की चिड़िया कहाँ गई। तो जब हजारों वर्ष तक बीच में गुलाम रहा, उसके गले को दबाया गया, तो निश्चित ही उसकी स्वर कुंठित रहा। जब हम विज्ञान के लोग इतिहास बताते हैं तो विज्ञान का इतिहास आर्यभट्ट भास्कराचार्य से ही शुरू कर सकते, उससे पहले कहीं विज्ञान नहीं था। और एकाएक पहुंच जाते 15वीं शताब्दी तक। इसका मतलब बीच में कहीं पूरे विश्व में विज्ञान नहीं था क्या? तो विज्ञान था, भारत से ही शुरू हुआ, भारत में दबाया गया और बाहर से लाकर अब उसको परोसा जा रहा है कि ये वैज्ञानिक हमारी आविष्कार है। तो वहाँ भी हमारी ही यही सांस्कृतिक धरोहर ही आज भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस में जो पेटेंट किए जाते हैं, बौद्धिक संपदा के कारण ही हम वहाँ अपना जय प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको अभिनंदन करता हूँ इस विकास यात्रा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम, जय तो महाराष्ट्र। धन्यवादाः अध्यक्षवर्याः। यद्यपि वयं सर्वे भारतीयाः अस्मदर्थः अयं कार्यक्रमः, अथापि सभायाः मर्यादारूपेण धन्यवादव्यक्तीकरणं तु कर्तव्यमेव। अतः तदर्थमहं सर्वेषां स्मरणार्थं धन्यवादव्यक्तीकरणार्थं च डॉक्टर गणपति वी हेगडे वर्यान् प्रार्थये। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशंकरं लोकशंकरम। बाकी सत्र में धन्यवाद विज्ञापन औपचारिक होता है, लेकिन इस सत्र में तो आप सभी का उपकार मेरे पास है। अगर मैं आप सभी को धन्यवाद नहीं दूंगा या नहीं बताऊंगा, तब तो मेरे पास ही आप सभी का उपकार पड़ा रहेगा। इसलिए यद्यपि घाई है, लोकल ट्रेन से आप सभी को जाना है, मैं जानता हूँ, फिर भी आप सभी का समय थोड़ा मैं लेता हूँ। सर्वप्रथम केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें एक मौका दिया। मुंबादेवी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय भारतीय विद्या भवन के पास प्रस्ताव आया था और भारतीय विद्या भवन के बड़े अधिकारियों ने सहर्ष अंगीकार किया और हमें सहयोग भी दिया। इसलिए इस तरह का एक संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम आज सफल हो रहा है। इसलिए सर्वप्रथम मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के सभी अधिकारीगणों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज का सत्र में माननीय प्रोफेसर उज्ज्वला चक्रदेव जी उपस्थित हैं आज का सत्र में।
जब हम आमंत्रण पत्र देने गए थे तब सहर्ष अंगीकार किया और साथ में हमारा विश्वविद्यालय का छात्र भी इसमें शामिल होंगे और अनुमति भी दी और कुछ वहाँ से छात्र भी उपस्थित हैं। अतः आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। 2 दिन से थोड़ा गले पकड़ लिया गया है और जब हमारे पास इस प्रकार का प्रस्ताव आया, बाद में डॉक्टर नितिन कुमार जैन जी ने हमें हर समय पर सही मार्गदर्शन दिया। बजट निर्माण हो, कार्यक्रम का रूपरेखा हो, इस संदर्भ पर उन्होंने अपना योगदान दिया। इसलिए डॉक्टर नितिन कुमार जैन जी को मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मंच में भारतीय विद्या भवन के संस्कृत विभाग के निदेशक उपस्थित हैं, डॉक्टर गिरीश बी जानी जी। जब इस प्रकार का पत्र मेरे पास आया तब तो मैं उनके पास गया, तब तो उन्होंने सहर्ष हर दिन लगभग उनका आधा घंटे या 1 घंटे तक समय देते हुए इस प्रोग्राम के बारे में पूरा मार्गदर्शन उन्होंने दिया। इसलिए यह कार्यक्रम आज सफल होके आपके सामने दिख रहा है। न केवल डॉक्टर गिरीश बी जानी जी, इसमें भारतीय विद्या भवन के सभी अधिकारीगण शामिल हैं। श्री HN दस्तूर जी, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, और लाखानी जी, और अगर मैं बोलता जाऊंगा, एक एक नाम बोलता जाऊंगा, आप सभी का ट्रेन टूट जाएगा, ट्रेन निकल जाएगी। इसलिए भारतीय विद्या भवन का सभी परिवार सदस्यों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और अस्य सत्रस्य अध्यक्षवर्याः सन्ति प्रोफेसर लक्ष्मीनिवास पाण्डेवर्याः। तेभ्यः अहं प्रणामपुरस्सरं धन्यवादं व्याहरामि। यतोहि यस्मिन् दिने एतादृशसंयुक्ततत्त्वावधानेन कार्यक्रमः करणीयः इति अस्माकं सविधे आगतः, तदानीम् आरभ्य वस्तुतः अहम् अनुभवविहीनः, यतोहि तादृशानुभवस्तु मम समीपे नास्ति। क्रमवशात् प्रभारी प्राचार्यपदं निर्वहामि, तथा तु तादृशानुभवस्तु नास्ति। अतः प्रतिपदं तैः अनुगृहीतम्। अतः तेभ्यः अहं प्रणामपुरस्सरं धन्यवादं व्याहर्तुम् इच्छामि। पुनश्च और माननीय प्रोफेसर भारत भूषण मिश्रा जी हमारे विद्यालय के पूर्व अध्यक्ष भी थे, और ऐसे ही प्रोफेसर बोध कुमार झा जी हमारे महाविद्यालय के शैक्षणिक सदस्य भी हैं, और हाँ, प्रोफेसर सुदेश कुमार जी आने वाले थे इस कार्यक्रम में, हमारे अध्यक्ष, प्रबंध समिति अध्यक्ष भी हैं, लेकिन कुछ उनका वैयक्तिक कारण से आना संभव नहीं हुआ। अतः मैं उनको प्रणाम पुरस्सर धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस क्रम में क.ज. सोमैया परिसर का सभी अध्यापकों का मुझे सहयोग मिला। अगर उदाहरण के लिए कुमार आदि एक एक, अगर मैं नाम ही नहीं लूँगा, सभी अध्यापक बोल दूँगा, क्योंकि अगर नाम बोल दूँगा बहुत बड़ी संख्या में है। इसलिए सभी अध्यापकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और साथ ही सभी छात्रों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और वे सुबह से आकर के यहाँ उपस्थित रहे हैं और पूरा कार्यक्रम में अपना सहभागिता लिए हैं। इसलिए सभी छात्रों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ ही शैक्षणिक और अशैक्षणिक, उदाहरण के लिए जोशी जी बैठे होंगे, उनके गण सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही कुलपति जी ने यह कहा था, केवल संस्कृत महाविद्यालयों का छात्र न हो, अन्य छात्रों को भी इसमें हम शामिल करेंगे, और भारत का विकास यात्रा में सभी शामिल होंगे। इसी तरह हमने आयुर्वेदिक पौधार
महाविद्यालय छात्र को निमंत्रण दिया और वहाँ से भी बहुत संख्या में छात्र आए हैं और विशेष रूप से तृतीय सत्र में इतना सहभागिता रहा छात्रों का। तृतीय सत्र मुझे लगता है अत्यंत महत्वपूर्ण रहा छात्रों के लिए तृतीय सत्र। अतः आयुर्वेद कॉलेज पोद्दार अध्यापक गणों को और तथा छात्रों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ऐसे ही हमारे बगल में ही एक कॉलेज है सोमानिया कॉलेज, वहाँ से मुझे इतना सहायता मिली, अगर न बोलूँगा मेरे पास ऋण रह जाएगा, क्योंकि वहाँ से एनएसएस छात्र अभी भी उपस्थित हैं। वो सुबह से लेकर के बच्चों को सिटिंग अरेंजमेंट करना हो और इतना तक खाना सर्व करना वीआईपी तक अपना सहभागिता दिए हैं। और वहाँ का प्रिंसिपल साहब ने अपना लाइब्रेरी और कुछ जगह भी दे दिया हम सभी को खाने के लिए। और वहाँ का रजिस्ट्रार है सोनार जी, प्यार से हम सोनार जी बोलते हैं। सोनार जी तो इतना सहायता किए हैं। ये भारतीय विद्या भवन का प्रोग्राम है, हमारा ही प्रोग्राम है। इस तरह से उन्होंने पूर्ण रूप से सहायता दी। अतः सोनार जी को और सबसे पहले उनका उस विद्यालय का प्राचार्य जी को और उनका पूरे गण को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस क्रम में बकलीवाला एजुकेशन फाउंडेशन, आर्य पोद्दार और कुछ मैं नाम नहीं जानता हूँ, हम लोगों ने और भी सोमया में धर्म संपदा इत्यादि विभागों को भी पत्र भेजा। कहाँ कहाँ से आए हैं छात्र भी मेरे पास पूर्ण विवरण नहीं है। सभी छात्र सहर्ष सक्रियता रूप से यहाँ सहभागिता प्रदर्शित किए हैं, इसलिए मैं सभी छात्रों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अंत में मेरा परिवार को, क्योंकि मेरा परिवार छोटा परिवार है, मतलब 11 लोग ही हैं। 11 लोगों के सामने इतना बड़ा प्रोग्राम हमारे सामने में था, फिर भी हम लोग बाकी सभी अध्यापकों ने बताया हम करेंगे, कोई बात नहीं। पूर्ण रात हो दिवा हो उस पर चिंता नहीं किए हैं। लगभग 10-11 तक बैठ कर के पूर्ण रूप से इस कार्यक्रम सफल बनाने में सहयोग दिए हैं। अतः मेरे पूरा शैक्षिक और नॉन टीचिंग और टीचिंग एवं सभी छात्रों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं नाम लूँगा ये विस्तार हो जाएगा। सभी छात्र पूर्ण रूप से कहीं कहीं कार्यकर्ता रूप में रह करके भोजन आदि व्यवस्था में हो, स्टेज व्यवस्था में हो, पूर्ण रूप से हमारा एक उत्सव रूप में उन्होंने भाग लिया, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारा सामने पूरा हमारा ही छात्र ऑनलाइन लाइव प्रोग्राम इसको बनाया, अंजनी तिवारी करके उनका टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और भारतीय विद्या भवन के साउंड सिस्टम अनिल भाई जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और विशेष रूप से आप सभी को गुलाब जामुन, मुझे तो अच्छा लगा, आप सभी को अच्छा लगा पता नहीं, मुझे तो अच्छा लगा। अच्छा बनाया हमारा अन्ना सुधाकर बोलते हैं, अन्ना बोलते हैं हम लोग, सुधाकर जी बहुत अच्छा खाना बनाया, अगर उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे ही इस कला केंद्र को डिज़ाइन करना और इस काम में लगभग मैं 2-3 दिन यहाँ का जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं अजिंक्य जी, इनका मैं ले लिया हूँ। इतना वो मुझे योगदान दिए हैं, सहकार दिए हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी का समय महत्वपूर्ण है, ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। अगर
किसी का धन्यवाद मेरे तरफ से बोलना बाकी है, उन सभी को भी मैं धन्यवाद देते हुए प्रत्यक्षेण अप्रत्यक्षेण रूपेण वा ये अस्मिन् कार्यक्रमे मां सहकृतवन्तः तेभ्यः सर्वेभ्यः मैं अहं धन्यवादम् उक्त्वा विरमामि विस्तारात्। धन्यवादाः। अहं मञ्चं सम्प्रार्थये यत् शान्तिमन्त्रेण अस्य सत्रस्य समापनार्थं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेषां पुनरपि धन्यवादाः।